भाग्य और जोखिम। अपनी और दूसरों की दोनों प्रकार की सफलता की बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो प्रतीत होता है। ऐसा मानना है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट गैलवे का। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और बात हो रही है जाने माने लेखक और उनके फाइनेंस एक्सपर्ट मॉर्गन हर्सल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। इस किताब में उन्होंने विस्तार से और कई कहानियों के माध्यम से ये बताया है कि धन संपदा के ज्ञान और मनोविज्ञान को कैसे समझा जाए। उन्हीं के शब्दों में, हम लोग पैसों के साथ काफ़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं क्योंकि हम सभी इस खेल के लिए उतना जानकार नहीं होते। हो सकता है कि जो आपको पागल लगता है वो मुझे समझ में आ रहा हो। हम सभी अपने अनूठे अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो हमें एक निश्चित क्षण में समझ में आता है। आइए आपको बिल गेट्स की कहानी सुनाता हूँ मैं। भाग्य और जोखिम यानी लक एंड रिस्क मानो भाई बहन है। ये सच है कि जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा भी निर्देशित होता है। ये समझ लीजिए कि जो खेल आप खेल रहे हैं ना, जिसमें आपके अलावा दुनिया भर के करीब 7 अरब लोग भी हैं, तो इस खेल में भाग्य आपका कितना साथ देता है और आप कितना जोखिम उठाते हैं, तो ये बहुत अहम बात है। आइए जानते हैं बिल गेट्स और उनके हाई स्कूल दोस्त कैंटी बांड की। कैंटी बांड की एक बहुत रोचक कहानी। भाग्य रेखी बिल गेट्स दुनिया के इकलौते ऐसे हाई स्कूल लेक साइड हाई स्कूल में पढ़ने गए जहां एक कंप्यूटर मौजूद था। अधिकांश विश्वविद्यालय स्नातकों में कहीं उतना कंप्यूटर नहीं था जितना बिल गेट्स के पास 8वीं कक्षा में था। बिल गेट्स एलन को भी स्कूल से ही कंप्यूटर का जुनून था। बिल गेट्स और वॉल एलन अपनी फुर्सत के सभी पल कंप्यूटर के साथ बिताने लगे और जल्द ही कंप्यूटिंग विशेषज्ञ बन गए। बिल गेट्स के इस बात का बहुत गर्व है कि उन्होंने शिक्षा के लिए जिस स्कूल को चुना वहाँ कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे भी थे और दूरदर्शिता भी थी। अपनी कंपनी का पूरा श्रेय वो अपने स्कूल को देते हैं। उन्होंने 2005 में स्कूल की स्नातक कक्षा को बताया, अगर कोई लेक साइट नहीं होता तो कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। सारी दुनिया जानती है कि गेट्स बहुत स्मार्ट और मेहनती भी हैं और एक किशोर के रूप में कंप्यूटर को लेकर जो उनका सपना था वो उसे माइक्रोसॉफ्ट के जरिए पूरा करने में सक्षम रहे। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त कैंट एवांस के बारे में बताता हूँ। जहाँ गेट्स के लिए भाग्य ने बहुत बड़ा रोल निभाया, वहीं कैंट ने भाग्य के बेहद करीबी जोखिम के समान रूप से शक्तिशाली खुराक का अनुभव किया। कैंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स वापस उस उम्र में चले जाते हैं। हम सब कॉलेज जाते थे और मुझे यकीन था कि एक दिन साथ काम करते। कैंट गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर या पार्टनर भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाई स्कूल में स्नातक होने से पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में कैंट की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए कि एक पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लाखों में एक होती है। वहीं बिल गेट्स लेक साइड हाई स्कूल जाकर लाखों में से एक भाग्य का अनुभव किया। उतना ही पल, वही नतीजा, लेकिन विपरीत दिशा हुई। भाग्य और जोखिम दोनों इस बात के गवाह हैं, लेकिन जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा भी निर्देशित होता है। दुनिया में हर बिल गेट्स के लिए एक कैंटी बांड्स हैं जो कुशल और प्रेरित था, लेकिन जीवन चक्र पूरा होने से बहुत पहले ही समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने लक एंड रिस्क को बराबर का मान देंगे, आपको पता लगेगा कि वित्तीय सफलता, चाहे वो आपकी हो या दूसरों की, वो कभी भी इतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितना नज़र आती है। इस किताब की समरी में आगे जानेंगे कि सफलता परिणामों में भाग्य की क्या भूमिका होती है। लक बाई चांस। वर्षों पहले जब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिला से पूछा गया कि आप निवेश के बारे में क्या जानना चाहते हैं जिसे हम नहीं जान सकते, तो उन्होंने उत्तर दिया कि एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन ए सक्सेसफुल आउटकम, यानी सफल परिणामों में भाग्य की अहम भूमिका। वास्तव में कोई नहीं सोचता कि भाग्य वित्तीय सफलता में क्या भूमिका निभाता है, और चूंकि भाग्य को मापना मुश्किल है और जो लोग सफल होते हैं उनसे थोड़ा ये कहना गलत हो सकता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम अक्सर सफलता का श्रेय देने में भाग्य की बात नहीं करते हैं। आइए समझते हैं इस चैप्टर का सार उन्हीं के शब्दों में। हम सरल कहानियों को पसंद करते हैं जो समझने में आसान होती है लेकिन कई बार हमें भटका देती है। निवेशकों और कारोबारियों के साथ
कई साल बिताने के बाद मुझे पता चला कि किसी और की विफलता की ठिकरा बुरे फैसलों के साथ फोड़ा जाता है, जबकि आपकी खुद की विफलताएं आमतौर पर इसलिए होती हैं क्योंकि आपने एक जोखिम भरा फैसला लिया। आप कभी भी फॉक्स मैनेजिंग की कबर पर उन गरीब निवेशकों को नहीं पाएंगे जिनके निर्णय तो अच्छे थे, लेकिन जोखिम उठाने के कारण भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन ये मैनेजिंग लगभग निश्चित रूप से उन अमीर निवेशकों का जश्न मनाती है जिन्होंने सामान्य या लापरवाह निर्णय लिए पर भाग्यशाली रहे और सफल हो गए। डर इस बात का है कि हम सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे कैसे काम करता है और क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश रणनीतियाँ काम करती हैं और कौन सी नहीं करती, कौन सी व्यावसायिक रणनीतियाँ काम करती हैं और कौन से नहीं। आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बचते हैं, ये सब वो सवाल है जो लगातार हमारे जहन में आते हैं और जवाब की तलाश में हम भटकते रहते हैं। सफलताओं और असफलताओं को देखकर हम ये कहते हैं कि इसने जो किया वो करो, उसने क्या उससे बचो। अगर हमारे पास जादू की छड़ी होती ना, तो हमें पता चलता कि उन परिणामों का अनुपात उन कार्यों के कारण होता है जो दोहराने के योग्य होते हैं। लेकिन हमारे पास जादू की छड़ी तो है ही नहीं। हमारे पास दिमाग है जो आसान उत्तर पसंद करता है। इसलिए जिन लक्षणों का हमें अनुकरण करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए, उनकी पहचान करना बहुत कठिन हो सकता है। आइए अब ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो बिल गेट्स की ही तरह बहुत सफल रहा, लेकिन जिसकी सफलता का श्रेय केवल भाग्य को या कौशल को देना मुश्किल है। कोलिनियस बैंडवेल्ट उन दिनों अपने रेल साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके कुछ व्यापारिक सौदे अभी पूरे हो रहे थे कि उनके एक सलाहकार ने उनके पास आकर कहा कि उन्होंने कारोबारी लेन देन के लिए कानून तोड़ने तक की सहमति दी है। बैंडवेल्ट का जवाब था कि आप नहीं जानते हैं कि न्यूयॉर्क राज्य के अनुसार आप रेल मार्ग तो चला ही नहीं सकते। इसे पढ़कर मेरा पहला विचार था, शायद इस रवैये के कारण ही वे इतने सफल रहे, जबकि ये कोई शान की बात नहीं है। बैंडवेल्ट बेतहाशा सफल होने के साथ साथ कानून की धज्जियां उड़ाने वाले नाम से भी जाने गए। मुझे कानून की क्या परवाह है, बैंडवेल्ट ने एक बार कहा था, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? यहाँ बोल्ट और लापरवाह के बीच की रेखा ना बहुत महीन है। भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, यह हल करना आसान नहीं है, लेकिन दो चीज़ें आपको बेहतर दिशा की ओर ले जा सकती हैं और वो हैं, हमेशा ध्यान रहे कि आप किसकी प्रशंसा करते हैं और वैसा बने, और सावधान रहें कि आप हमेशा किसे नीचे देखते हैं और वैसा बनने से बचना चाहते हैं। जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हो ना, जान लीजिए कि वो इतना अच्छी नहीं है जितना आप सोचते हैं। दूसरी ओर सब गलत हो रहा है तो भी यही समझें कि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। आगे की कहानियों में चर्चा होगी उन दो आदमियों की जिन्होंने अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत से आगे बढ़ाया। एक मकबरा अब उसके लिए काफ़ी है जिसके लिए पूरी दुनिया काफ़ी नहीं थी। जी हाँ, यही लिखा है अलेक्जेंडर की एक कब्र पर, और इससे बड़ी सच्चाई कोई हो ही नहीं सकती। हम सारी ज़िंदगी बस कुछ और के पीछे भागते हुए गुजारते हैं, बिना ये सोचे कि क्या जो हमारे पास है वो काफ़ी नहीं। धन, दौलत, रुपए, पैसे, उन तमाम बातों की जो एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। हमारे समाज की सबसे शक्तिशाली और धनी लोगों के लिए आज जो पर्याप्त है उसके लिए कोई सीमा नहीं है। अमीर बनने के लिए सीमाओं को समझने की ज़रूरत है, पर यह जानना भी ज़रूरी है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं। दो बेहद अमीर लोगों की कहानियों के जरिए। ये वो लोग हैं जो और अधिक पाने की खोज में अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त या काफ़ी नहीं है। तो शुरू करें। पहला उदाहरण रजत गुप्ता का है। रजत गुप्ता का जन्म भारत के एक शहर कोलकाता की मलिन बस्तियों में हुआ था और किशोरावस्था में ही वो अनाथ हो गए। अपनी छोटी सी शुरुआत के बाद कुछ ही सालों में वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फर्म के सीईओ बन गए। 2008 में उनके पास 100 मिलियन से अधिक की संपत्ति थी। वो उस तरह के पैसे से कुछ भी कर सकते थे, पर शायद वो पैसा उनके लिए काफ़ी नहीं था। अब वो एक अरबपति बनना चाहते थे। फिर एक ऐसा मौका आया जब रजत ने अपनी कंपनी की गोपनीय जानकारी बाजार से बहुत सारे शेयर खरीदे और रातों रात अरबपति बन गए।
इस तरह इनसाइडर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए रजत ने 1.7 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाया, जबकि वो ये जानते थे कि ये अपराध है। रजत और उनके सहयोगियों की इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल हुई। साथ ही उनका पैसा, प्रतिष्ठा और उनका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जो कहानी बर्नी मैराफ की कहानी। मैराफ का नाम धोखाधड़ी की दुनिया में बदनाम है। चार्ल्स बांजी की तरह वो भी पॉन्जी स्कीम के महारथी थे। उन्होंने अपनी योजनाओं के जरिए कई निवेशकों को ठगा। इस तरह लंबे समय तक धोखा देकर उन्हें बेइंतहा पैसा कमाया। लेकिन एक दिन उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। मैडाफ ने दिसंबर 2008 में दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस मल्टी बिलियन डॉलर पॉन्जी स्कीम की है। उन्हें मार्च 2008 में दोषी ठहराया गया और 150 साल की सज़ा हुई, और इसी साल अप्रैल के महीने में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं, इस धोखाधड़ी से पहले रजत गुप्ता की तरह एक सफल व्यवसायी थे, पर वैध रूप से सफल और धनी होने के बावजूद भी इन दोनों ने गलत रास्ता चुना। सवाल ये उठता है कि रजत मैडाफ जैसे लोग, जिनके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति हो, आखिर इतने हताश क्यों होंगे कि अपने लालच के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दें। लाचारी या गरीबी में किया गया अपराध इससे अलग है। अपना सब कुछ दांव पर लगाना यूं मूर्खता है। ये सच है कि ये दुर्लभ और अनोखे मामले हैं। हमें से हर कोई शायद इससे संबंधित भी ना हो, लेकिन इन कहानियों से एक सीख मिलती है। हमें पर्याप्त होने के महत्व को समझना चाहिए। मनी ऑफन कॉस्ट टू मच, यानी पैसा अक्सर बड़ी कीमत चुकाने पर मिलता है। राल्फ वोल्ड इमर्सन की कही ये बात 16 आने सच बैठती है। साथ ही बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये बात भी कि पैसे ने अभी तक इंसान को खुश नहीं किया, ना ही करेगा। मनुष्य के पास जितना अधिक होता है उतना ही अधिक चाहता है। पैसा एक वैक्यूम भरने के बजाय एक वैक्यूम बनाता है, और ये वही होने का दर्जा है हासिल की है बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, जिन्हें इन्वेंटर डेवलपमेंट और अमेरिका के फाउंडिंग फादर होने का दर्जा हासिल है, जिनकी तस्वीर $100 के नोटों पर छपी है। ये चर्चा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। आप बने रहें हमारे साथ। बातें अगर अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।